तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था भैया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है। कोई आइडियल गैस अगर प्रेशर एक्सर्ट करती है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, हमने उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करा था। फिर उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन, उसके बाद एवोगाद्रो लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली डिस्कशंस करे थे। ठीक है? तो चाहो तो आप जाके उन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा भैया, आप उनको जाके आराम से ईज़िली देख सकते हो। ठीक है? तो आज के इस लेक्चर की बात करें तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब देखो नाम ही इसका एकदम एकदम क्लियर है। ठीक है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है भैया? देखो, इक्वी पार्टीशन का मतलब या इक्वल पार्टीशन है ना। इक्वी पार्टीशन को तुम ध्यान से देखो तो होगा भैया क्या, इक्वल पार्टीशन, है ना। इक्वल पार्टीशन, और पार्टीशन का मतलब भैया सीधा सीधा है बंटवारा होता है ना। तो अलग अलग मतलब सबके जिसके भी हिस्से में जो जाएगा सबके आपस में बराबर बराबर जाएगा। तो इक्वल पार्टीशन करना है किसका, एनर्जी का, है ना। किसका इक्वल पार्टीशन करना है भैया, एनर्जी का। तो ये लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई आपने गैस भर के रखी है। ठीक है, तो गैस के अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उस टोटल कंटेनर का एनर्जी देखोगे और जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबकी एनर्जी को देखोगे, उनको जोड़ लो, सबके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जोड़ो और गैस जो टोटल सिस्टम है उसकी एनर्जी को जोड़ो, भैया दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। ये कहता है अपना लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये बेसिकली ना एनर्जी का इक्वल बंटवारा करता है हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स कैसा भी हो। मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब सिंपल सा भैया, जैसे आपने नाम सुना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आपने नाम सुना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैस, आपने इन सब का नाम सुना होगा। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ यहीं पे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या करता है भैया, वो किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है। ठीक है, वो सिस्टम कहाँ पे है, वो मॉलिक्यूल एक्चुअली में कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं। जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस की मैं बात करूं, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है भैया, मोनो एटॉमिक गैस मतलब ऐसा कोई गैस, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम्स हो। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ भैया एक एटम, जो कि वन एटम से मिलके बने, उसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक गैस। जैसे एग्जांपल दे दो भैया, तो एग्जांपल इसका होता है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम्स तुमको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी गैसेस मिल जाएंगी। एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स लेके मत चलते रहना, गैसेस लेके चलिए, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम होता है कि किसी भी सिस्टम के ना एग्जैक्ट पोजीशन, उसके बाद उसके मोशन के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, और अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूँ तो अगर वो सिर्फ वन एटम से मिलके बनता है, तो उसका जो मोशन होता है ना वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। वो सीधा-सीधा मूव करता है भाई। ठीक है, एक ही एटम उसके पास में, तो वो सीधा-सीधा किसी भी सिस्टम के अंदर मूव करेगा। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर मोनो एटॉमिक गैस, जो कि बेसिकली ये सब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम आइडियल गैस के लिए यूज़ कर रहे हैं। है ना? तो अगर हमारे पास में कोई मोनो एटॉमिक गैस है भैया, तो उसका अगर मोशन देखोगे तो कैसा मूव करेगा भैया? वो मूव करता है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ट्रांसलेशनल लेशनल ठीक है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है, मोनो एटॉमिक गैस का। ठीक है? ट्रांसलेशनल मोशन करता है एंड इसके पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो ठीक है, पर एक चीज़ और है कि अपना जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ है वो ये कहता है, उसका एक स्टेटमेंट है, तुमको याद होगा कि भैया हमारे पास में जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं और हर एक डायरेक्शन में मतलब हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है? सारे डायरेक्शन में सेम स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स देखी हैं, ठीक है? और उसमें हमने एनर्जी का भी एक फॉर्मूला भी देखा था, है ना? कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मीन काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके जस्ट ऊपर हमने इसका ये पॉइंट देखा था। तो अगर इसमें मोनोएटॉमिक गैस की बात करूँ जो कि ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर भर के रखूँ तो भैया सीधी-सीधी बात है, ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा। देखो मोशन 2 टाइप्स का होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, है ना? तो ट्रांसलेशनल ये करता है मोनोएटॉमिक वाला, ठीक है? बाद में जाओगे जब डाइएटॉमिक पे तो वो ट्रांसलेशनल भी करता है, रोटेशनल भी करता है।
ठीक है? उसके पास में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा उसको आप डायटोमिक बोलोगे, ठीक है? तो जब ये ट्रांसलेशनल मोशन करता है किसी कंटेनर के अंदर तो इसका जो डिग्री ऑफ देखो, अब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो चाहे तो पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, इसकी मर्ज़ी पर्टिकुलरली वाई डायरेक्शन में जा सकता है, पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में। तो एक्स, वाई, जेड वो किसी भी डायरेक्शन में भाई जा सकता है ना? उसको आप जिस भी डायरेक्शन में भेजना चाहो वो जा सकते हैं वो पार्टिकल, लेकिन जाने का तरीका कैसा होगा? वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए जाएगा, ठीक है? इतनी बात तो क्लियर है। तो अगर वो तीनों डायरेक्शंस में भैया जा सकता है, तो उसके पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, बोला जाता है कि उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है भाई? अगर वो 3 डायरेक्शंस में जा सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके पास में 3। उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको आप एफ से डिनोट करते हो, ठीक है? तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है भैया वो 3 होती है। ऐसे ही करके डायटोमिक्स का बताया जाता है, डायटोमिक्स का 5 होता है, फिर पॉलीएटॉमिक्स आते हैं, ठीक है? तो हमको बात ये करनी है कि हमको बात करनी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। तो ये एनर्जी कहता है कि अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के मतलब अगर गैस सिस्टम है, गैस है हमारे पास में, उस गैस का जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा और उसके मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को तुम जब ऐड करोगे तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी के ही बराबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ तुमको। मान लो तुम चले गए मार्केट से केले खरीदने, ठीक है? क्या करते हो भैया तुम मार्केट में गए केला खरीदने और तुमने 1 दर्जन केला खरीदा। तुमको मतलब 1 दर्जन केला खरीदना है तुमको, ठीक है? तो 1 दर्जन केला मिलता है भैया ₹60 का, ठीक है? अब 1 दर्जन केला अगर ₹60 का मिलता है तो ज़ाहिर-सी बात है अगर तुमको 1 दर्जन केला खरीदना है तुम ₹60 दे के आओगे। अगर मैं कह दूँ कि तुमको मैं ₹20 देता हूँ, तुम जाओ केला खरीद के लेके आओ। क्या करोगे भैया? अगर 1 दर्जन केला ₹60 का मिलता है, तुम जाओगे भैया मार्केट में ₹20 में 4 केले लेके आओगे, है ना? क्योंकि 1 दर्जन अगर ₹60 में मिलता है मतलब 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो बेसिकली 1 केले का ₹5 बनेगा, है ना? 1 केले का ₹5 तो मैं अगर तुमको ₹20 दे के भेजूँ, तो तुम जाओगे भैया मार्केट से 4 केला खरीद के लेके आओगे। तो बात क्यों ऐसी है कि 1 केला अगर ₹5 का है, तो 2 केला कितने का हो गया? ₹10 का, 3 ₹15 का, 4 ₹20 का, ठीक है? 5 कितना होगा? ₹25 का, 6 कितना होगा? ₹30 का। ऐसे करते जाओ, तो 12 केले का दाम कितना हो जाएगा? ₹60 जो कि 1 दर्जन केले का भी दाम ₹60 है। मतलब 1 केला अगर ₹5 में है और तुमको 12 केला खरीदना भी है, तब भी तुमको ₹60 देना पड़ेगा और तुमको 1 दर्जन केला खरीदना है, तब भी तुमको ₹60 देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? 1 केला ₹5 का है और तुमको अगर 12 केला खरीदना है, तो तुमको ₹60 देना पड़ेगा और तुमको 1 दर्जन केला खरीदना है, तब भी तुमको 60 ही रुपए देने पड़ेंगे। तो बात तो फिर वही है ना भैया कि 1 दर्जन में तो 12 ही होते हैं, सेम ही चीज़ तो है। तो भैया यही तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई ये कंटेनर है, सपोज़ करो भैया ये एक कंटेनर है, तुमने इस कंटेनर में गैसेस भर के रखी हैं, ठीक है? चलो मैं ऐसे पार्टिकल्स भी बना देता हूँ। 1 पार्टिकल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए? 4, 4, 8 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ये पूरा एक गैस है, इस गैस में 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी, इस मॉलिक्यूल के पास में एक एनर्जी होगी, इस मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी, इसके पास में एनर्जी, इसके पास में एनर्जी, इसके पास में एनर्जी, इसके पास में एनर्जी और इसके पास में भी एनर्जी होगी। हर एक मॉलिक्यूल के पास में अपनी-अपनी एक एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है भैया? वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना? हाफ केटी, 3/2 केटी। जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ अ पार्टिकल वो कितना होता है भैया? 3/2 केटी होता है। हमने ये चीज़ें निकाली थी, डिस्कस भी करा था, उसके बारे में हमने देखा था। 3/2 केटी के रूप में हमारे पास में एक फ़ॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल जिसमें के जो होता है बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट होता है और टी जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है? अब सुनना, तो अगर इन सब की एनर्जी ये है 3/2 केटी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी है और इस पूरे सिस्टम की मैं एनर्जी की बात करूँ, तो पूरे सिस्टम की भी एनर्जी पता है कितनी होगी? देखो इन सबको जब जोड़ोगे तो भैया ये आएगा 8 इंटू मतलब 8 बार ये ना सबको जोड़ो तो 8 इंटू 3/2 केटी आएगा। ऐसे ही करोगे ना कि भैया अगर मैं हर एक पार्टिकल की एनर्जी को जोड़ूँ, तो वो आएगा 8 बारी है तो 8 बारी जोड़ने से अच्छा है 8 बारी मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये हो जाएगा भैया 8 इंटू 3/2 केटी ये आएगा। इस हर एक पार्टिकल की एनर्जी को मैं जोड़ता हूँ तो। और जब तुम इस पूरे सिस्टम की एनर्जी देखोगे, मैंने तो अभी पार्टिकल्स की बात की ना, मॉलिक्यूल्स की बात की थी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जोड़ा तो इतना आया। और जब तुम इस पूरे कंटेनर की एनर्जी को डायरेक्टली बात करते हो, पूरा कंटेनर कितनी एनर्जी का है, वो भी भैया इतनी ही एनर्जी का तुमको दिखेगा। वो पूरा कंटेनर कितनी एनर्जी का है? वो पूरा कंटेनर भाई इतने ही एनर्जी का होगा। मतलब हर एक पार्टिकल में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, वो इतनी थी 3/2 केटी। अगर इस पूरे कंटेनर की एनर्जी है, पूरे कंटेनर का टोटल इंटरनल एनर्जी है 8 इंटू 3/2 केटी। तो हर एक पार्टिकल में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी हुई? हर एक पार्टिकल में भैया 3/2 केटी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि कंटेनर का जितना टोटल एनर्जी होगा और पार्टिकल्स में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी भैया, सब में सेम सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी और सबको जब जोड़ोगे तो भैया टोटल एनर्जी के वो बराबर देखने देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब मैं इसके डेफिनेशन की भी बातें कर देता हूँ। ये तो खैर बहुत सारा हो गया। चलो मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूँ भैया। तो इसका डेफिनेशन तुमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? एक काम कर लो, तो ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, चलो मैं इसका एकदम परफेक्ट तरीके से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। दिस लॉ स्टेट दैट, ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी में बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की नहीं, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप्स की इंटरनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। ठीक है, अच्छा, और द इंटरनल एनर्जी, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी में बता दूं तो कितना होता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर ऐसा लिखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होता है भैया, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी की बात करूं, पार्टिकल की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, वो होता है 1/2 kT। कितना होता है, डिग्री ऑफ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है भैया, 1/2 kT होता है। मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जाए, मतलब मोनोएटॉमिक गैस की बात करोगे तो उसके पास में इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, 3/2 kT। और यही तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भी होती है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT। एक जो मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक गैस में एक मॉलिक्यूल काम करता है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल, मतलब उसमें एक ही एटम होता है, और उस एक एटम के पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वो होती है 3। तो अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है, मतलब एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी भैया 3/2 kT। और 3/2 kT एनर्जी किसकी होती है, 3/2 kT एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और एक ही मॉलिक्यूल तो अपने पाए जाते हैं मोनोएटॉमिक गैस के अंदर, एक ही एटम तो उसके अंदर पाया जाता है। तो समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें एक ही बात से रिलेट करती हैं कि अगर तुम मोनोएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, तो वो होता है 3/2 kT, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हो, उसकी एनर्जी की बात करते हो, तो वो होता है 1/2 kT, है ना? और मोनोएटॉमिक को मिला लो तो भैया वो वापस से 3/2 kT हो जाएगा। ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से तुमको इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बात करनी हो तो 1/2 kT। अगर मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की बात करनी हो तो 3/2 kT, और मोनोएटॉमिक की बात करनी हो सीधा-सीधा तो मोनोएटॉमिक का भी वही आएगा, 3/2 kT आएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। कितनी होती है भाई? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है? तो इस तरीके से आप चाहो तो हर अब ऐसे ही करके अगर तुमको मान लो मोनोएटॉमिक नहीं देके रखा, तो तुम डायटोमिक को यूज़ कर लो। डायटोमिक में भैया 5 डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। तो 5 कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके अंदर, तो 5/2 kT आएगा तुम्हारे पास में जो फ़ॉर्मूला आएगा, वो 5/2 kT आएगा फिर। सिंपल सा है ना, 5/2 kT हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी आएगी डाई एटॉमिक अ, गैस की, ठीक है? डाई एटॉमिक गैस, उसकी हमारे पास में इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? इंटरनल नहीं मतलब काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी वो आएगी 5/2 kT। तो इस तरीके से चाहो तुम आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और यही लॉ ये डिस्ट्रीब्यूट करता है भैया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्रेस करते हैं। इस चीज को जो मैंने ये लिखा है अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा ना, अपना साइंस है भाई, फिजिक्स है और ग्रेजुएशन में, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। तो अब आई थिंक ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी तुम समझ गए होगे, और थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी नॉलेज हो गया होगा। एंड अच्छा, इसके बाद वाले लेक्चर में ना हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट डिस्कस भी करने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम कंप्लीट तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करेंगे। ठीक है? चलो इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है? मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होगा भैया, जो सिंपल इनको पहले मिटाना पड़ेगा, तो पहले मैं आप लोग नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। हो गया? चलो, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास में हमने लिखा था कि ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, वो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी के बराबर होता है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? हाफ kT। काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उसकी वैल्यू आनी चाहिए हाफ kT के बराबर। अब हम लोग वही निकाल के लाएँगे। देखो,
अब मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 kT, हमको ये पता है, ठीक है। मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है 3/2 kT। हाँ भैया ठीक है, ये सारी चीजें तो पता है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की जो मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kT। और तुमको अगर याद होगा तो मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने इस तरीके से लिखा था, इसको हमने ईके से दिखाते, ईके इज इक्वल टू 3/2 kT, है ना। तो ईके का एक फॉर्मूला भी था, हाफ एम वी बार का स्क्वायर, याद है, हाफ एम वी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ये भी तो फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है भैया, हाफ एम वी बार। और ये मीन काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए हमने वी बार वाला यूज करा, मीन वेलोसिटी को यूज करा है। अब इसमें अब सुना ध्यान से, अब इसका मतलब क्या कहता है। अभी जो अपने सिस्टम था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अब उसको भी देख लेते हैं। तो हमको होना चाहिए था ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो। अब इनका कहना था कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कोई गैस रैंडमली मूव करती है। सपोज करो कि एक कंटेनर में एक गैस भर के रखा है, उस गैस के जो मॉलिक्यूल, उसमें एक मॉलिक्यूल, अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करूं तो मोनोटॉमिक कैसे मूव करेगा भैया, मोनोटॉमिक मूव करेगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो भैया वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वो जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो जब वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में तीनों जगह मूव करेगा तो भैया सेम वेलोसिटी भी से तो मूव भी करता है। यही तो कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि भैया जो पार्टिकल मूव करेगा वो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यूज, तो एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, वाई डायरेक्शन मूव करेगा, जेड डायरेक्शन मूव करेगा, हर सब जगह पे उसकी वेलोसिटी सेम होंगी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। तो अगर मैं मान के चलूँ, ये तो मैंने मीन डायरेक्टली लिख दी है। तो अगर मैं मानता हूँ कि एक्स डायरेक्शन की इसकी वैल्यू होती है एम वी बार का स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तो ये फॉर्मूला बनेगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का। अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव करता तो ये फॉर्मूला बनता एम वी बार का स्क्वायर वाई, है ना। अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव करता तो इसका फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता वो ये बनता हाफ एम वी बार वाई का स्क्वायर। अगर यही चीज जेड डायरेक्शन में मूव करती तो भी आप ऐसे लिखते एम वी बार का जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। हाँ भैया ठीक तो है। अगर ये सिस्टम मैंने तो ये टोटल लिखा ना, मीन टोटल, टोटल मीन काइनेटिक एनर्जी ये होता है। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये एक्स डायरेक्शन में ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव करता तो ये फॉर्मूला, अगर ये जेड डायरेक्शन में मूव करता तो ये फॉर्मूला। तो मैं अगर टोटल की बात करूं तो अगर वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की जो काइनेटिक एनर्जी उनकी वैल्यूज को लिखो और जोड़ दो। वो किसके बराबर आएंगे, वो आएंगे 3/2 kT के बराबर। सिंपल सा। और ये चीज, ये फॉर्मूला हमने जब प्रेशर निकालना था, एक्सर्टेड प्रेशर निकालना था आइडियल गैस का, तब भी हमने ये थ्योरी यूज की थी वहां पे। तो अब ध्यान से सुनो। अब ये कहता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है भैया, बाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है भैया वी एक्स की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू, वी जेड की वैल्यू सबकी सेम है। तो क्या हम इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, अगर वी एक्स, वी वाई, वी जेड सब सेम है भैया, अगर सब सेम है तो एक चीज हम ये कर सकते हैं ना, इन सबको मैं वी एक्स में कन्वर्ट कर दूं। अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी बार का स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी बार का स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी बार का स्क्वायर एक्स। कर सकता हूँ ना, y की भी वैल्यू x के बराबर, z की भी वैल्यू x के बराबर, मैं सबको x डायरेक्शन में मूव करा देता हूँ। अगर मैंने सबको x डायरेक्शन में मूव करा दी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इज इक्वल टू 3/2 kT। और सब अगर सेम सेम है भैया तो ये हो जाएगा 3/2 एम वी बार का स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/2 kT भैया। ठीक है। अब ऊपर से 3 को उड़ा दो, सिर्फ 3 को उड़ाना भाई, बाकियों को मत उड़ाने फिरता। ठीक है। 1/2 को मत लेके चले जाना, 1/2 को लेके जाओगे गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, 1/2 को नहीं लेके जाना। तो अगर तुम 3 को ऊपर से कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी बार का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 kT। तो भैया जब अपना सिस्टम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, है ना। जब सिस्टम अपना ये वी बार एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है कि सिस्टम अपना एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है गैस पार्टिकल, अगर वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ kT के बराबर। और जब और डिग्री ऑफ फ्रीडम यही तो डिफाइन करता है भैया कि पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ kT के बराबर। तो हो गया ना, E k इज इक्वल टू हाफ kT। ईके, ये तो ईके ही तो था, ये ईके ही तो था भैया। ईके की वैल्यू क्या थी, एम वी बार का स्क्वायर। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको फिर से ईके इन एक्स डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ईके की वैल्यू कितनी होगी, हाफ kT के बराबर।
और यही तो हमने लास्ट में लिखा था कि भैया ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ kT के बराबर, और टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टोटल इंटरनल एनर्जी हर एक इंटरनल एनर्जी के बराबर बराबर चलता है। हो गया भाई इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हमने थियरी में लिखी थी वही थियरी हमने यहाँ पे उसको चिपका दी। ठीक है, अब अगर तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से बात करना चाहते हो तो मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 kT, वापस ये एनर्जी पे पहुंच जाओगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी भी होती है। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी भैया अपनी ऐसे चलेगी। ठीक है, तो मतलब मोनोएटॉमिक की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम सेम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 1/2 kT, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और ये उसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है, तो बस, ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए भाई बस इतना ही। तो इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लेना, एंड इसमें अगर तुमको कोई डाउट लगे तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम होता है एक्चुअली में एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का बेसिकली वो एप्लीकेशन होता है, तो जिसको आप बोलते हो एटॉमिसिटी ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लेना तुम लोग। ठीक है, बाकी पीछे के जो फॉर्मूलेस थे प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, उन सबको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, और सबसे खास बात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इतना काम कर लेना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा, तो जो कि होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, एंड बाकी किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर देना भाई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, थैंक यू।